नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार दारोगा की तैयारी के क्रम में एडुटेरिया की श्रृंखला हमने आरंभ की थी और इसका ये तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग पिछले 2 क्लास की तरह ही इसको भी पूरे विस्तार से कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल 200 मार्क्स रहते हैं और 2 घंटे का आपको समय दिया गया होता है। तो ये क्लास दोस्तों लगभग 1 घंटे की होने वाली है और यकीन मानिए कि यह आपके 2 घंटे के सेल्फ स्टडी के बराबर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आरंभ करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए रेगुलर जो है बिहार दारोगा से संबंधित क्लास इस पे आती रहेगी। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग अर्थात वुमेन्स WPL जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसमें दोस्तों कुल 22 मैच खेले गए। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लगे दोस्तों तो इसकी स्पीड को आप बढ़ाकर 2x कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो ऐसे ही रहने दें। तो इसके विस्तार की बात करें दोस्तों तो IPL जब काफ़ी सफल हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग, तो BCCI ने WPL की शुरुआत की अर्थात वुमेन्स प्रीमियर लीग की और प्रथम संस्करण हुआ था इसका। इसमें कुल जो है 5 टीमों ने भाग लिया था जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में हिस्सा ली थी और इसमें दोस्तों कुल 22 मैच खेले गए और WPL का जो प्रथम संस्करण हुआ था दोस्तों, इसकी विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस। तो इन जो फैक्ट्स है दोस्तों जो मैं साथ में आपको बताता चलता हूं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे? तो दोस्तों इसमें से जो मणिपुर राज्य है, इसमें विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए थे। निर्वाचन आयोग के द्वारा फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया था, जिसमें से त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय शामिल है। तो इन तीनों राज्यों में जो है दोस्तों चुनाव कराया गया था, मणिपुर जो है इसमें नहीं कराया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस की घोषणा की गई है दोस्तों 15 फरवरी को। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो मसाला के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश जो है यह अग्रणी है। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में ही होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? तो दोस्तों नासा और इसरो ने मिलकर के निसार बनाया है और पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कब तक इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। तो इसका प्रक्षेपण होगा दोस्तों 2024 तक। और यह कार्यक्रम जो है दोस्तों संयुक्त रूप से भारत की इसरो और अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण जो है 2024 में किया जाएगा। तो इसको नासा और इसरो मिलकर बना रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्री अन्न सम्मेलन जो कि वैश्विक मिलेट्स का आयोजन है, यह कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मतुआ महामेला का आयोजन दोस्तों पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है। मतुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका संबंध जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य से है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें दोस्तों कुल 70 प्रतिभागी देशों ने भाग लिया था। 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है दोस्तों यह किया गया था इंदौर में। इंदौर में किया गया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके मुख्य अतिथि जो हैं गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली थे। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के राष्ट्रपति आए थे, तो गुयाना ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गुयाना के इरफान अली जो है इसमें मुख्य अतिथि थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लगभग 3500 से इसमें जो है 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसमें दोस्तों नाटू नाटू जो है इसको सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है दोस्तों, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है दोस्तों फेबल माइंड्स को दिया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नाम है फिल्म का फेबल माइंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों अमेरिका में। यह 71वां संस्करण है मिस यूनिवर्स का, इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट आपसे संस्करण ही पूछा जा सकता है। तो 71वीं मिस यूनिवर्स संस्करण 2022 जो हुआ दोस्तों अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो इसमें दोस्तों तैनात किया गया है कैप्टन शिवा चौहान को। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन है शिवा चौहान। इनको जो है दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। पोस्ट का नाम आप ध्यान में रखिएगा, कुमार पोस्ट नाम है। इस पे इनको कैप्टन शिवा चौहान को तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जो दोस्तों इंडोनेशिया मास्टर्स का बैडमिंटन का खिताब है ये जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का जो खिताब है दोस्तों इसका आयोजन हुआ था जकार्ता में। सबसे पहली बात तो आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जकार्ता में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है यही जोनाथन क्रिस्टी ने जीता था और महिला एकल का खिताब दोस्तों आन से यांग ने जीता था। आन से यांग जो है महिला अगर पूछ ले तो आन से यांग का नाम ध्यान में रखिएगा, आन से यांग।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। दिवस और थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 2023 का था, इसका थीम था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों, यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 2023 में जो है इसकी थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है दोस्तों, ये भगवान शिव की प्रतिमा है, तो भगवान शिव से यह संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और भगवान शिव की जो यह प्रतिमा है दोस्तों, यह 112 मीटर ऊंची है, ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह राजस्थान में है, इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जो जगह है दोस्तों, नाथ द्वार नाम का एक जगह है, यहीं पर यह स्थित है और इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहा जाता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो है चौथा संस्करण है इसका, फोर्थ वाला है। तो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। 2022 में जो है दोस्तों, ये जापान में हुआ था और इस बार का ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इसमें कुल 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। तो जो भी आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, यही चारों देश जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार जो है अहमदाबाद को दिया गया है। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद को जो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया है। और पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड यूके, भारत का यूके है दोस्तों ये उत्तराखंड। तो पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा साथ में। तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद, अगर पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए पूछा जाए तो उत्तराखंड ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया जो है दोस्तों, ये विस्तारा के साथ अपने विलय को मंजूरी दी है। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 में जो है दोस्तों, 2024 ईस्वी में विस्तारा एयरलाइंस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में जो है दोस्तों, ये किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो अंडर 19 की बात हो रही दोस्तों, 2026 में जो है कहाँ किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में। नाम ध्यान में रखिएगा, जिम्बाब्वे है और नामीबिया है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसमें भारत का स्थान है 126वां। इस रैंकिंग में दोस्तों कुल 136 देश शामिल हुए थे, जिसमें से भारत का स्थान 126वां है और इसमें पहले स्थान पर है दोस्तों फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वें व्यास सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। 2023 के लिए किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 32वां व्यास सम्मान विजेता ज्ञान चतुर्वेदी की उपन्यास का नाम क्या है, तो पागल खाना को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों सपन्ना रमेश शेलार। सपन्ना रमेश शेलार जो है ये बने हैं। अंडर 12 समूह जो है, अंडर 12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय सपन्ना रमेश शेलार बने हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो दोस्तों कहलाता है यह उद्देशिका कहलाता है। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है दोस्तों, यह संविधान की आत्मा कहलाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। के.एम. मुंशी नाम ध्यान में रखिएगा। के.एम. मुंशी ने इसे क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन दोस्तों विकल्प में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था, 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है दोस्तों, यह है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कुल 30 होती है दोस्तों, और इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इसमें दोस्तों 2026 तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बात करें इसके विस्तार की, तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में 82 में और धारा 170 के 3 के शर्तों में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है,
तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये होता है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है दोस्तों, 154 के अनुसार ये राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपनी किसी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। इस प्रकार राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों, ये राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए आवश्यक होता है उपयुक्त सभी जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। ये सभी कारक जो है सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए दोस्तों जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में जो नमी होती है, वर्षा की मात्रा इसी पर निर्भर करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, फॉर एग्जाम्पल बूंदा बूंदी वर्षा और बर्फबारी, इन सभी प्रकार की जो वर्षा होती है दोस्तों, ये वायुमंडल में नमी की मात्रा में जो बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगर वातावरण में नमी बढ़ेगी तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, नमी कम होगी तो वर्षा भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? तो ये दोस्तों हानिकारक है सभी के लिए। संतुलन विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी, यानी कि सभी के लिए हानिकारक है। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए दोस्तों ये हानिकारक है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल से है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित कर दिया गया है, इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, यह पश्चिमी घाट है। जैव विविधता जो है दोस्तों, ये हॉटस्पॉट को कहते हैं और केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश में भी पाया जाता है। भारत में 4 हॉटस्पॉट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 में जो है दोस्तों पूर्वी हिमालय का भाग पहला है, इसमें पूर्वी हिमालय। दूसरा है पश्चिमी घाट। तीसरा है इसमें दोस्तों म्यांमार। चौथा है सुंडालैंड। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है टेबल टेनिस से।
इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य दोस्तों म्यांमार नहीं है। सार्क की स्थापना दोस्तों ध्यान में रखिएगा 1985 में हुआ था, 1985 में, और यह टोटल 8 देशों का संगठन है। सार्क में कुल 8 देश हैं, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। तो जो भारत सहित इसके पड़ोसी देश हैं, ये इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको कहा जाता है आइसोहेल। जो समान धूप वाली रेखा होती है दोस्तों, इसको आइसोहेल रेखा कहते हैं। यह रेखा जो है धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। और इस टाइप के प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आइसो बार है, तो आइसो बार से ऐसी रेखा को कहते हैं जो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है। उसी तरह आइसोथर्म जो है दोस्तों, यह समान ताप वाली रेखा है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को कहते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन जो होता है दोस्तों, यह समलवन रेखा होता है। और मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा साथ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो दोस्तों इसमें से जो छत्तीसगढ़ का है, ये पांडवनी, नवा रानी और डागला है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक उसी तरह 29 अगस्त को दोस्तों क्या मनाते हैं? इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और 21 सितंबर जो है दोस्तों, 21 सितंबर ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यह विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। 11 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? तो विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना होती है दोस्तों 1953 में, 1953 में। वहीं बात करें दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये होती है 1954 में, ललित कला अकादमी। 1956 में किसकी स्थापना होती है दोस्तों? तो ये ऐसे ही है, 1954 में ही साहित्य अकादमी की भी स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? असम राइफल्स का मुख्यालय है दोस्तों शिलोंग में। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है, मेघालय में पड़ता है दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1835 में इसकी स्थापना होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड जो होती है दोस्तों आवेश की इकाई होती है। एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। और आवेश को जो है दोस्तों क्यू से सूचित करते हैं, स्मॉल क्यू से। और प्रवाह की, आवेश का जो प्रवाह का दर होता है इसी को धारा कहते हैं। धारा, धारा को आई से सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों Q बराबर IT।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसमें दोस्तों हृदय और मस्तिष्क जो दिया गया है, इसमें काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र जो है दोस्तों, ये एमआरआई से लिया जाता है। इस मशीन को ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है दोस्तों, निकोला टेस्ला के द्वारा हुआ था। प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं दोस्तों एसी करंट को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं बात करें न्यूटन की, तो दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एडिसन दोस्तों ग्रामोफोन के आविष्कारक थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा जो है दोस्तों ऐसी स्थिति में दोगुनी हो जाएगी। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। इसमें V बराबर आई आर होता है और I बराबर होता है V बाय आर। तो अगर V जो होता है दोस्तों, अगर कांस्टेंट रख लिया जाए इसमें और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में V बराबर क्या हो जाएगा? I गुना R बाई 2। और जब I को निकालेंगे इसमें दोस्तों, तो 2V बाय R होगा, जो कि बराबर होगा 2I के। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोगुनी हो जा रही है धारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन कोण होता है दोस्तों लाल का। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है और इसका तरंग दैर्घ्य ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 625 से लेकर के 740 न्यूटन मीटर के बीच होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दोस्तों गलत कथन है प्रतिबिंब वास्तविक है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी और जो है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें से जो ओडोमीटर है दोस्तों, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाकी सभी जो है दोस्तों पनडुब्बी, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का नियम है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसा परिवर्तन जिसमें कि नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सभी प्रक्रिया ऐसी है जिसको हम लोग
मूल पदार्थ में फिर से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो इसमें से सोडियम सल्फेट जो है दोस्तों, यह ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया होती है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेप्थलीन है, ये ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ठोस से सीधे ये गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी दोस्तों 1। किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है, उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। तो यहां जो दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, इसके बाह्य कोश को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऐसे अधात्विक तत्व जो है दोस्तों, ये अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी कहलाता है। इसका उदाहरण है कुछ दोस्तों, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HCN हो गया, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCN। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो ये दोस्तों क्षारीय माध्यम में पीला गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में में रंग जो है पीला गुलाबी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है दोस्तों Al2O3 को कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। और यह जो है प्रकृति में उभयधर्मी प्रकार के होते हैं। यह जल में अविलय है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड में यह विलयन में घुल जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीफ ने दोस्तों ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। ठीक है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यह है दोस्तों फ्लोरीन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी दोस्तों? ये बढ़ेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इसका मान घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता जो है दोस्तों घटते क्रम में कुछ इस तरह से है। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, उसके बाद स्टैटिन का आता है। अगला प्रश्न है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है दोस्तों कार्बन का अपरूप है। यह ग्राफीन कार्बन का ही एक अपरूप होता है जो कि ग्रेफाइट से प्राप्त होता है तथा जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो यूट्रोफिकेशन के द्वारा दोस्तों विलीन ऑक्सीजन का न्यूनीकरण होता है। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस मिले हुए यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता जो होती है दोस्तों, इसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों प्रोथेलस है, प्रोथेलस, यह कीट भक्षी पौधा नहीं है। प्रोथेलस एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। यह एक अस्पष्ट, छोटा, बहुकोशिका, अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलाव युग्मोद्भिद है। ठीक है। बाकी सभी जो दोस्तों घटपर्णी, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ये सभी जो है कीटभक्षी पौधे हैं। अगला प्रश्न है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। पहला वनस्पति विज्ञानी जो है थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो इसमें से दोस्तों साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका के विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मिलर ने की थी, मिलर नाम के वैज्ञानिक ने, और इसने इसकी खोज 1955 में की थी। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहां पर कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका का विभाजन को प्रेरित करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है? तो दोस्तों इसका विखंडन पायरुवेट में होता है। श्वसन का पहला चरण होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और यह जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो कि काजू, अंगूर व अन्य फलों में चुकंदर और ईख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा से संबंधित है दोस्तों इनमें से मार्केशिया, मॉस, एंथोसिरोस, रिक्सिया और मार्केशिया, ये सभी पौधे जो हैं दोस्तों ये ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों शुक्रवाहिका। यह जो है वृषण से, पुरुषों के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में लेके जाती है। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है और यह शुक्रवाहिका वृषण से चल करके अधिवृषण में खुलती है, जो कि प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होता है अथवा पिछले भाग पर लगा हुआ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम है आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है। हमारी आंखों में लेंस का काम होता है आंख की फोकस दूरी को बदलना।
जब किसी वस्तु को चलने वाली प्रकाश की किरणों कॉर्निया पर पहुंचती है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आरबीसी में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, जिसको कि हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है दोस्तों सेवाओं का निर्यात। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना का काल 1980 से लेकर के 85 तक रहा था और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है दोस्तों श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है। अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन रॉबिन्स ने किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था, 1949 में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपने ध्यान दिया या नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे दोस्तों, और ये मेरी गलती नहीं है, यह पीडीएफ क्रिएटर की गलती है, पीडीएफ बनाने वाले की। तो जिसकी भी गलती हो दोस्तों, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा कि प्रैक्टिस सेट कंप्लीट ही हो और इसमें कोई प्रश्न छूटे ना। ठीक है। और आपका समय काफ़ी बहुमूल्य है, यह मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके कुछ प्रश्न इसमें से मिसिंग थे। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें आप हमारे साथ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।